हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पार्ट नंबर 6 हम लेके आ गए हैं आपके सामने। ठीक है, कई बच्चों का कमेंट था कि पार्ट 6 सर दीजिए, तो पार्ट 6 हम लेके आ गए हैं। पार्ट 6 जो है हम लेके आ गए हैं। कहीं कोई समस्या हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, ज़रूर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो आप उससे ज़रूर शेयर करिए हमसे, ठीक है, ताकि हमें पता तो लगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो पार्ट 6 पिछले पार्ट में जो है हम लोगों ने डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे आता है, क्या होता है, ये सब बातें हो रही थी। तो वहाँ पे ये चर्चा हो रही थी कि म्यू का 0 होना और म्यू नॉन ज़ीरो होना, मतलब कब डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो रही है एग्जैक्ट और कब म्यू का मान 0 नहीं हो रहा है, मतलब किस कंपाउंड में म्यू 0 हो रहा है और किस में 0 नहीं हो रहा है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, इसके लिए हमने आपको कंडीशन भी बताया था कि जो भी सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ग्रुप ऑफ एटम है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन जिस किसी भी कंपाउंड के लिए फुलफिल्ड हो रही है तो उस हर कंपाउंड का म्यू 0 होगा। और यदि इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है, पहला लग रहा है दूसरा नहीं, या दूसरा लग रहा है पहला नहीं, तो उस कंपाउंड का जो म्यू होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं आज आपको, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे हमने बात किया था, बहुत सारे कंपाउंड लिए थे, BF3 का बात किया था, AlCl3 की बात किया था, BF2 की बात किया था। अब हम NH3 की बात कर रहे हैं। तो NH3 में हमने देखा था कि NH3 में क्या है, जो हमारा ये सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप ऑफ एटम है ये तो सेम है, ये तो सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम के पास बेटा एक लोन पेयर बच रहा है, इसलिए इसका म्यू जो होगा वो नॉन जीरो होगा। मतलब इसकी जो म्यू की वैल्यू है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना, आपसे वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, 99% केस में वैल्यू नहीं पूछा जाता है। हाँ, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा ये ऑर्डर हमसे बात की जाती है, तो अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये नॉन जीरो होगा। H2O की बात है, H2O की बात है, तो H2O का यदि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको पता ही है कि H2O का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया। तो ये ग्रुप ऑफ एटम तो सेम है, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप ऑफ एटम है वो तो सेम है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे इसके पास लोन पेयर बचना है, यानी इसका भी म्यू जो होगा नॉन जीरो होगा, इसका भी म्यू नॉन जीरो होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम बात करें CHCl3 की बात करें, CHCl3 की बात करें, तो CHCl3 में मैंने देखा कि एक कार्बन हो गया, यहां पे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन लगाया और 3 क्लोरीन लगा दिए मैंने। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट हो गए। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर तो नहीं बच रहा है, क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक करके 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ये डिफरेंट हो गए। तो इस केस में भी, इस परिस्थिति में भी हमारा जो म्यू होगा वो नॉन जीरो होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। CH2Cl2 की बात की जाए, CH2Cl2 की बात की जाए, तो CH2Cl2 के केस में भी जो है आप देख रहे हैं कि ये 2 हाइड्रोजन हो गए और ये 2 क्लोरीन हो गया, और यहां पर भी क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो डिफरेंट हो गए, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो भी उस केस में भी इसका म्यू जो है नॉन जीरो होगा। मतलब उन दोनों केस में से जो भी हमने आपको 2 पॉइंट लिखवाए, उन दोनों पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट फेल हो रहा है, एक सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा अनसेटिस्फाई है, तो उस केस में नॉन जीरो होगा। अभी हमें ये अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, अभी किसका ज्यादा है किसका कम है ये बात भी हम लोग अभी नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं, आगे ही चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख, जैसे CCl4 है, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन लग गया। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका कि सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में जो भी ग्रुप ऑफ एटम है वो सारे सेम है, चारों Cl है, और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो इस केस में इसका म्यू 0 हो जाएगा, इस केस में इसका म्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो ऐसी बातें हैं, बस ऐसे ही आपको देखना है कि किसका 0 हो रहा है किसका नॉन जीरो। पहले तो आप ये क्लियर करो कि इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट 0 हो रहा है, किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा है, कि म्यू 0 होना और म्यू का नॉन जीरो होना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डायपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। तो ऐसी स्थिति में आप जो है ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए।
अब एक और बात हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने कर लिया होगा, पॉज करके आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम मिटाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज तो क्लियर हो गई कि किसका म्यू 0 हो रहा है और किसका म्यू नॉन जीरो हो रहा है। इस बात को हमने क्लासीफाई कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि कैसे जीरो होगा कैसे नॉन जीरो होगा। अब किसका ज्यादा होगा किसका ज्यादा कम होगा, इस बात पे भी विचार करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बात पे भी हमें विचार करना है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो उसके लिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, पहले आप ये ध्यान रखिएगा, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी म्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। म्यू का मान जो है, म्यू बढ़ेगा, इसका मतलब ये होगा, डायरेक्टली का मतलब होता है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो म्यू का मान भी बढ़ेगा, सीधी बात है। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बढ़ती है तो म्यू का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। अब ये इसमें कंफ्यूजन होता है कि कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर, तो बेटा कहीं कैसी नहीं, हमें आउटर एटम से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सेंट्रल एटम से मतलब है। आपको सेंट्रल एटम को टारगेट करना है, आउटर एटम से कोई लेना देना नहीं है, सेंट्रल एटम को टारगेट करना है, ठीक है, सेंट्रल एटम को टारगेट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। जो भी बात होगी वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में होगी, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। जो भी बात होगी वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में होगी, किसी आउटर एटम से नहीं मतलब है हमारा। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सही होगा। आउटर एटम से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो बाहरी एटम लगे हुए हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल सिर्फ ये पकड़ना है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बात ये भी आप ध्यान रखिएगा, दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा कि म्यू का मान, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर। ये दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। अब नंबर ऑफ लोन पेयर की बात हो रही है तो किस एटम के लोन पेयर की बात हो रही है, तो सेंट्रल एटम के लोन पेयर की बात हो रही है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एटम के लोन पेयर की बात हो रही है। तो यहां पर आप लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है, किसी दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है। जो भी बातें हो रही है वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारी, पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है हम इसमें बात करें, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम देखना है मुझे। चलिए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आउटर एटम की कि सेंट्रल एटम की? नहीं, ये आउटर एटम से हमारा कोई मतलब नहीं, सेंट्रल एटम को ही आप पकड़ के चलेंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आप इसको देखेंगे, आपका एक भी प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता, ठीक। चलिए इसको हमें मिटा रहे हैं, आगे अब इस पे हम प्रॉब्लम करते हैं, कैसे करना है। तो अभी तक तो यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था कि NH3 दिया था, H2O दिया था, CH4 दिया था और HF दिया हुआ था, और इसे कहा गया था, आईआईटी का क्वेश्चन है ये। अब एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है कि किस ईयर में आया था, लेकिन हाँ इसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आया हुआ है, पिछले 5-6 सालों के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन था और इसको बोला गया था कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, ऑर्डर को अरेंज करना था। तो जो मैंने दो बातें आपको लिखी है बोर्ड पे, उससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फालतू बातें लिखने की जरूरत नहीं है, बातें तो बहुत हैं। हम आपको जो है 10 पेज की हैंडराइटिंग लिखवाएंगे, इसमें कोई मतलब नहीं बनेगा। आपका प्रॉब्लम जो है हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे आप,
बस जो 2 लाइन मैंने बोला है बस उस पर आप ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम आपका सही होगा, ठीक है। कभी कोई गलत नहीं हो सकता। नहीं, बताने के लिए, डायपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने, डिफिनेशन देने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन फालतू कॉपी नहीं भरना है। आप एकदम टू द पॉइंट बात करिए, कॉपी भरने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा पेज भरने से कोई मतलब नहीं है। अब ये क्वेश्चन आया था आईआईटी का, ठीक है, और इसको बोला था इसको आप अरेंज करिए। तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रा करिए पहले। तो जैसे ये हो गया CH4 हो गया, CH4 को मैंने ड्रा किया, ठीक है। उसके बाद हमने H2O को बना लिया, H2O का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, ठीक। NH3 का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, NH3 का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, ये हो। उसके बाद एक आपका बचा है HF, तो HF का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर लिए, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जो HF है, तो HF में कोई ऐसा सेंट्रल एटम नहीं, 2 ही एटम है। तो अब इसमें भी हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे इसमें मेन कौन सा है, ज्यादा रोल इसमें किसका होगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो अगर डायपोल मोमेंट की बात हो रही है तो आपको इसको सीनियर एटम मान के आपको यहाँ से वेरीफाई करना होगा, बाकी सब कुछ सही है, सब कुछ सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिए कि मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर म्यू का मान बढ़ेगा। तो ये आपका कार्बन है, ये कार्बन का हाइड्राइड है, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, और ये हेलोजन का हाइड्राइड है सब हाइड्राइड ही है। अब इसमें क्या है कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये दिया हुआ है। पहले तो आप ऐसे सेंट्रल एटम की बात देखो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है कार्बन है, और कार्बन आप पीरियोडिक टेबल के रिकॉर्डिंग बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो पहले कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद फ्लोरीन आता है, ऐसे होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। यानी लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो डायपोल मोमेंट का मान भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो डायपोल मोमेंट का मान भी बढ़ेगा। पहला तो क्लियर हो गया। और मैंने अब ये बात बस एकदम स्पष्ट कर दिया था कि बेटा जो भी बातें आप ये कर रहे हो वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ही करना है, आउटर एटम से कोई मतलब नहीं, बाहरी एटम से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे ठीक है ना, सेंट्रल एटम से ही मतलब है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल एटम हमारा यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, भैया अब यहाँ पे 2 ही एटम है, तो इसमें आप जो सीनियर एटम है उसको टारगेट पकड़ेंगे, तो इसमें जो सीनियर एटम है वो फ्लोरीन है, ठीक है। सीनियर मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारे सामने है। तो मैंने ये देखा कि लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अर्थात म्यू का मान भी बढ़ेगा, म्यू का मान भी बढ़ेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें सबसे कम कौन हो जाएगा, सी वाला सबसे कम है, एफ वाला सबसे ज्यादा है। तो आप लिखेंगे CH4 इज लेस देन NH3 इज लेस देन H2O इज लेस देन HF। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेटा, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। होता क्या है कि क्वेश्चन तो हम कर जाते हैं, कभी कभी सॉल्व भी कर जाते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमसे एग्जामिनर बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर और हमने कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसने कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें आपको जो है पेशेंस रखना है, इसमें ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा लेस देन का साइन लगेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा लेस देन का साइन लगता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा ग्रेटर। लेस देन और ग्रेटर देन क्या होता है, इसमें भी कंफ्यूजन होती है। ये क्लास जो है आप बच्चे 4th 5th से पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये होता है लेस देन और ये होता है ग्रेटर देन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए तो ये वाला लगेगा, लेस देन का साइन लगेगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ग्रेटर देन का साइन लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं छोटे क्लास में। तो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा, और डिक्रीजिंग मतलब ज्यादा से कम। तो हमें यहाँ पे डायपोल मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, तो हमें कम से ज्यादा जाना है। तो कम है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे ज्यादा नाइट्रोजन की, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा फ्लोरीन की है, ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। पहला कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने आपको एक चीज और भी बताया था, एक बढ़िया कंडीशन आपको बताया था कि लोन पेयर के साथ
लोन पेयर के साथ। तो लोन पेयर बेटा यहाँ वेरी कर रहा है, देखो यहाँ पे 0 लोन पेयर है, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी इंक्रीज कर रहा है। तो जिसके पास जितने अधिक लोन पेयर हैं, जिसके पास जितने अधिक लोन पेयर हैं, उस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। तो यहां से भी लोन पेयर से भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आपने वेरीफाई कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कंडीशन दोनों हमारी साफ साफ है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहां तक आप इसको नोट डाउन करें। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत हमसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो। वैसे हम आपको प्रॉब्लम छोड़ेंगे नहीं, अगर आप हमारी सारी बातों को सुनेंगे तो 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिले जो भी टॉपिक पे बात होगी। तो ये तो हमारा ये हो गया बेटा। अब एक समस्या आती है कि एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से थोड़ा सा ये बातें देखते हैं, ठीक है। एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है, या आपका ये इंडेक्स प्रॉब्लम है और किताब में दिया हुआ है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये बात हो गई कि उसने 2 कंपाउंड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है NH3 और एक दिया हुआ है NF3, एक दिया हुआ है NH3 और एक दिया हुआ है NF3, एक NH3 दिया हुआ और एक NF3 दिया हुआ है। अब उसने इसमें पूछा था कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मतलब किसका म्यू ज्यादा होगा। अब मुझे ये बताओ NH3 का ज्यादा होगा कि NF3 का ज्यादा होगा। तो अगर आप इन दोनों कंडीशन पे खाली अगर बारीकी से मतलब स्मूथली ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। लेकिन अगर सही से जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया, जो भी कंडीशन बताया, अगर इसको आप सही से पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कैसे क्या करना है, NH3 और NF3 की बात करें तो इसमें किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका कम है। तो अगर आप जो भी कंडीशन बताया गया, अगर इसको सिर्फ आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ी सी समस्या आपके सामने आएगी। लेकिन अगर आप अच्छे से सोचेंगे, देखो बेटा सोचने की बात है, अगर आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना बढ़िया होगा। ये चीज तो आपको डिसाइड करनी है, सोचना तो आपको पड़ेगा, प्रॉब्लम को अच्छे लेवल पे सोचना है। अब देखो कैसे क्या करना है। जैसे मान लो कि हमने देखा NH3, तो NH3 में मैंने कहा कि भैया देखो यहाँ पे NH3 में देखा मैंने कि NH3 का ये यहाँ पे एक लोन पेयर है। NF3 का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया तो मैंने देखा कि NF3 का स्ट्रक्चर ये हो गया और इसके पास भी यहाँ पे भी एक ही लोन पेयर है। अब यहाँ ग्रुप ऑफ एटम सेम है, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ एटम सेम है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है। तो इस हिसाब से इसका भी म्यू जो है नॉन जीरो आएगा, इसका भी म्यू नॉन जीरो आएगा। और ये भी है, ऐसे देखने में ये लग रहा है कि इन दोनों की म्यू बराबर होगी, इन दोनों का डायपोल मोमेंट का मान बराबर होगा। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इन दोनों का म्यू बराबर होगा क्योंकि लोन पेयर वेरी नहीं कर रहा है, लोन पेयर भी सब दोनों के पास इक्वल है, दोनों के पास बराबर लोन पेयर। अगर लोन पेयर वेरी करता तो ये होता कि भैया नहीं इसके पास लोन पेयर ज्यादा है सेंट्रल एटम के पास, इसके पास लोन पेयर कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो इस हिसाब से तो दोनों का आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है, लेकिन आइडेंटिकल है नहीं। इस हिसाब से दोनों का आइडेंटिकल म्यू की वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल होगा नहीं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, इसको कैसे समझा जाएगा थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बातें वही हैं, जो बोला गया वही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आप जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, अगर आप उसको सही से सोचेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, कहीं कोई समस्या होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए कैसे सोचा जाता है, इसको कैसे हैंडल करना है हमें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एरो बनाते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। पोलैरिटी दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। आप सिंपल सोचिए, सिंपल कैसे सोचना है ये देखिए। इस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, और इस कंपाउंड के अंदर भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है, दोनों जगह पे नाइट्रोजन ही है। तो आप ऐसे समझो कि एक आदमी है और वो अपने घर पे है, तो घर पे वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी आदमी को यदि बाहर भेज दिया जा रहा है, वही आदमी अगर बाहर चला जा रहा है तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये देखो, यही स्थिति है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन अपनी भूमिका निभा रहा है दो जगह पे अलग अलग भूमिका निभा रहा है, ठीक है, दो जगह पे भूमिका अलग अलग निभा रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
अलग अलग निभा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये नाइट्रोजन अपने घर पे है और मान लीजिए यही नाइट्रोजन बाहर चला गया। एक आदमी है घर पे तो अपने गांव में है, तो अपने गांव में शेर होता है ना कि लोग कहते हैं अपने गांव में शेर बना हुआ है, और बाहर गया, वही आदमी बाहर गया तो जो है वो क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। ठीक है, कैसे कमजोर पड़ गया यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है तो ये इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखो ध्यान से, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है टूवर्ड्स नाइट्रोजन आ रहे हैं, नाइट्रोजन की तरफ आ रहे हैं, मतलब इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन अपने आप को पावरफुल दिखा रहा है कि मैं पावरफुल हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन अपने आप को पावरफुल दिखा रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है टूवर्ड्स फ्लोरीन जा रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो गया, कमजोर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ भाग रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, क्यों जा रहा है भैया, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा है नाइट्रोजन से, ठीक है, नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कमजोर है, किस मामले में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, पावरफुल है, किस मामले में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। ठीक, तो कुल मिला जुला के कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और यहाँ पे कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है, छीन ले रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कमजोर हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन पावरफुल हो गया। अर्थात म्यू ऑफ NH3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है म्यू ऑफ NF3 से। मतलब अर्थात कहने का मतलब जो NH3 का डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है, NF3 का डायपोल मोमेंट क्या है, कम है। तो ये आपका जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।